नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक और नए लाइव सेशन में। कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे हैं और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। और आइए उसी क्रम में एक और कदम बढ़ाते हैं अपने लक्ष्य की ओर। थोड़ा-सा 2 दिनों से जो है स्वास्थ्य खराब होने के कारण अपना सेशन ढीला चला है। यानी सारे सेशन नहीं हो पाए हैं, जैसे कि मनोविज्ञान का सेशन नहीं हो पाया, है ना? तो ये सारी कम जो चीज़ें कम रही है या कमी रही है, उसको हम पूरा करेंगे और कल से जो है वो सेशन की जो गति है उसको वापस अपन जो है अचीव करके और तेज गति से अपने सेशन जो है शुरू करने का प्रयत्न करेंगे। तो आइए करते हैं आज के सेशन की शुरुआत। इससे पहले हमने ये टॉपिक लास्ट सेशन में पढ़ा था, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, लेकिन उसमें कुछ कुछ त्रुटियां रह गई थी। कुछ चीजें जो है वो सही तरीके से मैं समझा नहीं पाया था। मुझे जब मैंने बाद में उस सेशन को देखा तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं उतना बेहतर तरीके से समझा नहीं पाया हूँ। तो फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं है, कमी रही है तो कमी को पूरा करेंगे और फिर से इस टॉपिक को जो है हम समझाएंगे। तो इसलिए ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। अर्थव्यवस्था का ये टॉपिक है। रीट मुख्य परीक्षा की हम तैयारी कर रहे हैं और इस टॉपिक से निश्चित तौर पर आपसे जो है क्या पूछे जाएंगे, क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मैं हालांकि चाहता था वो टॉपिक पढ़ा रहने देता, लेकिन मुझे जब अंदर से फील हुआ कि ये टॉपिक हम अच्छे से नहीं समझा पाए हैं, तो मैं आपके लिए अपनी मर्जी से ये टॉपिक दोबारा लेके आया हूँ। तो चलिए करते हैं शुरुआत आज के सेशन की। संतोष जी कैसे हैं आप? पीयूष जी स्वागत है आपका। इंडियन आर्मी जय हिंद कैसे हैं? मुकेश जी स्वागत है आपका। एंड गुजर किंग स्वागत है आपका। दयाली कुमारी जी, रूप सिंह जी और बाकी इस परिवार के जो सदस्य हैं, कुलदीप बिश्नोई जी, राजेंद्र जी कैसे हैं आप? राजेंद्र बारिया, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। आप हमारे सुपर जो है मेंबर है, तो आपका हृदय की और ज्यादा गहराइयों से बहुत बहुत जो है वो स्वागत है। तो चलिए बिना ज्यादा समय गवाए आज के सेशन की जो है वो करते हैं शुरुआत। 5 नंबर सेशन है ये। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को हम आज फिर से जो है समझने का प्रयास करेंगे। लास्ट सेशन में हमने जो है इस टॉपिक को समझने का प्रयास किया था। एक बार थोड़ा सा बेसिक समझा देता हूं, 2 मिनट, फिर जो अपना एनसीईआरटी क्लास 11th चैप्टर नंबर 3 क्या कहता है उस पर हम ज्यादा चर्चा करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से पूछे जाने हैं। क्वेश्चन कहां से पूछे जाने हैं? जहां से एग्जामिनर ने इस टॉपिक को उठाया है हम वहीं से पढ़ रहे हैं, तो क्वेश्चन कहां से पूछे जाएंगे? वहीं से पूछे जाएंगे। यानी ये 11th चैप्टर 3 से पूछे जाएंगे, तो इसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखिए उदारीकरण जो है वो क्या है। उदारीकरण का अर्थ क्या होता है? यहां पर देखिएगा, बहुत ही सरल है। आप में से बहुत सारे बच्चे इसको जानते भी हैं। उदारीकरण का अर्थ क्या होता है? देखिए उदार, उदार शब्द होता है उदार होना, उदार होना। यानी उदार का अर्थ क्या होता है कि जैसे हमने नियम बनाया कि हम रोज 10 घंटे पढ़ेंगे, हमने नियम बनाया कि हम रोज 10 घंटे पढ़ेंगे, लेकिन रक्षाबंधन का त्योहार आ गया या फिर 15 अगस्त आ गई या फिर दीपावली आ गई, तो हमने 2 दिन की छुट्टी ले ली कि यार चलो हमने नियम तो बनाए थे, लेकिन कुछ नियमों में रियायत देते हैं। 10 की जगह आज 5 घंटे ही पढ़ेंगे। आज हमारे घर पे बहन आई हुई है राखी बांधने के लिए। यानी हमने अपने नियमों में क्या दे दी? छूट दे दी। नियमों को क्या कर दिया? थोड़ा लचीला बना दिया। उसमें हमने जो है वो कुछ रियायत कर दी, या ये ऐसे कह सकते हैं कि नियमों को जो ढीला कर दिया, थोड़ा सा नियमों को क्या कर दिया? ढीला कर दिया। इसे ही क्या कहते हैं? इसे ही उदारीकरण कहते हैं। कि कोई भी देश उदारीकरण को जब एक्सेप्ट कर लेता है तो वो उसके जो रूल हैं, चाहे वो व्यापारिक रूल हो या आर्थिक अर्थव्यवस्था से संबंधित जो उसकी नीतियां हैं, उन नीतियों में वो क्या दे देता है? छूट दे देता है। उन नीतियों में जो है क्या देता है? वो लचीलापन कर देता है। तो उदारीकरण का हम अर्थ ऐसे समझ सकते हैं, नियमों में छूट और लचीलापन, लचीलापन। दूसरा जो शब्द है वो है निजीकरण। निजी का अर्थ क्या होता है? ये मेरी निजी क्लास है, ये मेरी निजी पेन है, ये मेरा निजी, निजी को आप ज्यादा ऐसे समझते हैं प्राइवेट, प्राइवेट है ना, प्राइवेट, जैसे रोडवेज बस और प्राइवेट बस। तो निजीकरण का अर्थ क्या होता है? निजी का तो अर्थ होता है प्राइवेट। तो निजीकरण का अर्थ हो गया जो संपत्ति पहले गवर्नमेंट की थी या जो पहले संपत्ति सार्वजनिक थी, उसको क्या कर देना? निजीकरण कर देना। जैसे बहुत सारी ऐसी कंपनियां थी जो पहले किसके पास थी, जैसे एयर इंडिया है
और भी बहुत सारी कंपनियां थी जो पहले सरकार चलाती थी। बहुत सारी आयरन की कंपनियां थी, बहुत सारी जो है वो खान और खदान से संबंधित, कोयले से संबंधित कंपनियां थी जो पहले सरकार उनका संचालन करती थी। वर्तमान का एक उदाहरण ले लेता हूं, जैसे रेलवे है। आप चर्चाओं में सुनते होंगे कि सरकार रेलवे का निजीकरण करने जा रही है, या फिर थोड़ा और इसको भड़का के बताने के लिए ये कह दिया जाता है कि सरकार जो है वो रेलवे को बेच रही है। तो रेलवे अब क्या है, रेल जो सेवा है, रेल सेवा अभी वर्तमान में क्या है, ये निजी है, सॉरी ये क्या है, सार्वजनिक सेवा है ना, सार्वजनिक, या कह लीजिए, या फिर आप ऐसे कह लीजिए कि सरकारी है ना, सार्वजनिक या सरकारी है। लेकिन आप देखते हो कि रेलवे के अंदर आपको व्यवस्था नहीं मिलती है, रेलवे के अंदर रेलवे अपने टाइम पे नहीं चलती है, बहुत सारी खामियां हैं, और सरकार को भी रेलवे से हर वर्ष बहुत सारा लॉस होता है। तो सरकार अंत में क्या करेगी, इसको निजी हाथों में दे देगी, इसका प्राइवेटाइजेशन कर देगी, यानी इसको प्राइवेट बना देगी, किसी भी संस्था को ये बेच देगी, और वो संस्था उस रेलवे को जो है और अच्छे से चलाएगा। अब निजीकरण का आप कहोगे कि सर इससे तो हमें घाटा होगा। बिल्कुल, समाजवादी जो अर्थव्यवस्था है उसको निजीकरण से क्या होता है, हानि होता है, और जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है उसको लाभ होता है। आगे इसको हम जो है समझेंगे। बिल्कुल, निजीकरण कहलाता है प्राइवेट कंपनियों के हाथों दे देना किसी भी सरकारी या सार्वजनिक उपकरण को, निजीकरण जो है वो कहलाता है। बिल्कुल करेक्ट बताया है आपने। और तीसरा जो आता है वो क्या आता है, वैश्वीकरण। वैश्वीकरण करना, जैसे मान लीजिए आज आप घर पे बैठ के पढ़ रहे हो, घर पे बैठ के पढ़ रहे हो, आपके पास 2, 3, 4 या 5 गाइड है, आप घर पे बैठ के पढ़ रहे हो, तो आप एक लिमिटेड क्षेत्र में हो, आप अपनी तुलना किसी के साथ नहीं कर सकते, आपको ये पता नहीं है कि बाहर क्या है। अगर आप घर पे बैठ के पढ़ रहे हो तो एक तरीके से आप एक सीमित दायरे में हो, लेकिन जब आप कोचिंग में जाते हो, वहां 100 बच्चों के बीच में बैठते हो आप, तो आपको आपकी वास्तविक स्थिति पता चलती है। प्लस वहां पर आपको लाभ भी होता है। लाभ क्या होता है कि आपको नए नए लोगों से मिलने का अवसर मिलता है, नए नए लोगों से आपकी दोस्ती होती है, और लॉस भी हो सकता है वहां पर आपको। ऐसा नहीं है कि केवल फायदा, आपका टाइम ज्यादा बर्बाद हो सकता है। तो वैश्वीकरण भी कुछ ऐसा ही फंडा है कि पहले जो था, भारत क्या था, अकेला ही व्यापार करता था, अकेला ही था, और विदेशियों को, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का हमारे अंदर डर बैठा हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी आई और उसने भारत पर शासन करना शुरू कर दिया। हमें इस बात का कहीं ना कहीं डर था कि ऐसी कोई और कंपनी आ जाएगी और भारत पर शासन करेगी। तो हमने विदेशी कंपनियों को कहा, भैया नहीं 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 नहीं, भारत में मत आना तुम, हम आपसे व्यापार नहीं करेंगे। हमारे देश में किसी भी विदेशी कंपनी को व्यापार करने की अनुमति नहीं है, विदेशी लोगों को भारत में निवेश करने की भी जरूरत नहीं है, हम किसी का निवेश स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन ये तो हो गया वैश्वीकरण नहीं, इसके ठीक उल्टा वैश्वीकरण में क्या कहा जाता है, विश्व के सभी देश, विश्व के सभी देश जो भी वैश्वीकरण को अपनाते हैं, विश्व के सभी देश एक साथ मिलकर जो है क्या करते हैं, एक मंच पर आते हैं और व्यापार करते हैं। एक साथ मिलकर एक मंच पर आकर व्यापार करते हैं। विश्व की अलग अलग कंपनियां, जैसे भारत की कंपनियां विदेशों में जाएगी, विदेशों की कंपनियां भारत में आएगी, भारत में जो है विदेशी निवेश आएगा, बैंक आएंगे, वो पैसा लेके आएंगे, है ना। तो इससे क्या होता है, देश की अर्थव्यवस्था को एक फायदा मिलता है, पैसे का फायदा मिलता है, बाहरी डॉलर भारत में आता है। तो आज हम इन्हीं के बारे में और ज्यादा विस्तार से जो है समझेंगे। हमें क्या आवश्यकता पड़ी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की, क्या वो परिस्थितियां थी जिससे हमें इन तीनों को अपनाना पड़ा, क्या कारण था, और अपनाने से क्या फायदा हुआ और क्या हानि हुई, इन सब की भी हम यहाँ पर जो है विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। हाँ, अपने देश में विदेशी कंपनियों को बिल्कुल बिल्कुल बढ़ाना, जैसे बिल्कुल ये भी बहुत अच्छा उदाहरण दिया है, जापान की कंपनियां भारत में बुलेट ट्रेन अपना रही है, बना रही है। लेकिन इससे क्या हो रहा है कि एक तो जापान की टेक्नोलॉजी भारत आ जाएगी, प्लस भारतीय लोगों को इससे रोजगार मिलेगा। जापान से तो मान लो 10 इंजीनियर आ जाएंगे, 20 इंजीनियर आ जाएंगे, लेकिन बाकी वर्कर तो भारत से ही लेने पड़ेंगे ना। तो इससे क्या होगा, भारतीयों को भी फायदा है, प्लस भारतीयों के पास टेक्नोलॉजी आएगी। इसको अब थोड़ा सा विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। पहले हम चर्चा करते हैं वो परिस्थिति जिसके कारण हमें ये उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण अपनाना पड़ा। भाई, जब तक अपन किसी समस्या में फंसते नहीं है तब तक तो हम क्यों अपनाएंगे। मान लीजिए आपके घर वाले खूब पैसे वाले हैं, आपके घर पर जो है ना
पैसे खूब सारे हैं, 3-4 गाड़ियां हैं, बाइक है, और बड़ा घर है, और आपके पिताजी कोई एमएलए वगैरह हैं, आप रीट की तैयारी करोगे क्या? रीट मुख्य परीक्षा की, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड की, आरएस की, इनकी तैयारी करोगे? आपने देखा है कोई एमएलए का बेटा, कोई मुख्यमंत्री का बेटा यूपीएससी की तैयारी कर रहा है? कोई एक सिंगल उदाहरण भी नहीं है, सिंगल उदाहरण भी नहीं है। यानी मुख्यमंत्री तो बहुत बड़ा पद है, मुख्यमंत्री का तो बेटा किसी की तैयारी नहीं करता, वो तो सीधे चुनाव लड़ता है। तो हमारे यहाँ जैसे एमएलए हो, विधायक होता है, विधायक, विधायक जो होता है ना गांव का, अपने नगर पालिका का, वो भी अपने बेटे को जो है ना ये रीट राट की तैयारी नहीं करवाता है, उनका बेटा भी चुनाव। तो कहने का अर्थ क्या है कि भैया जिसका पेट भरा होगा वो तो ऐसा काम करेगा नहीं। जब हम समस्याओं में फंसेंगे तभी तो हम नए कॉन्सेप्ट को अपनाएंगे ना। तो भारत भी क्या था, ये निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण अपनाने से पहले की स्थिति में बड़ा संकट में था। हम बात करते हैं 1990-91 की। इस स्थिति में भारत था कि भारत के पास ऐसी स्थिति आ गई थी कि 15 दिन से ज्यादा पैसे बचे नहीं थे खर्चा करने के लिए, और ऐसी स्थिति में भारत विवश हो गया। क्या कंडीशन थी देखिएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था स्वतंत्रता के बाद भारत में जो है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया। तो पहला क्वेश्चन तो ये बन जाता है कि भारत में जो किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अर्थव्यवस्था पहले समझ लीजिए 3 प्रकार की होती है। एक होती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, इसमें पूंजी होती है, और पूंजी किसके पास होती है? पूंजी व्यापारियों के पास होती है, उद्योगपतियों के पास होती है। तो ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें आर्थिक नीतियां लाभ कमाने के उद्देश्य से की बनाई जाती है। जैसे कई बार जैसे कोई भी सरकार होता है उस पर आरोप लगता है। जैसे वर्तमान में हमारी जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है उस पर कई लोग, विपक्ष खास तौर पर आरोप लगाती है। विपक्ष क्या कहती है कि मोदी जी ने तो सारा कुछ जो है वो अंबानी अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए योजना बना रहे हैं। जैसे किसान आंदोलन हुआ तब भी ये कहा गया कि जो बीजेपी सरकार है वो उद्योगपतियों को क्या करना चाहती है? विकास करना चाहती है और जनता का अहित करना चाहती है। कहा कहीं कि नहीं कहा गया। ऐसे ही पहले कांग्रेस की सरकार होती थी तब बीजेपी वाले भी यही कहते थे कि कांग्रेस की सरकार जो है ना उद्योगपतियों को तो फायदा पहुंचाना चाहती है और भारतीय जनता को नुकसान करना चाहती है। ये कॉन्सेप्ट कैसे निकल के आया है? सर मुझे नहीं मिल रहा है टाइम, किसकी तैयारी करे? फर्स्ट ग्रेड की भी एग्जाम आ गई है। आपको तैयारी का नहीं पता चल रहा है। अगर आपकी रीट क्लियर है तो आप रीट की तैयारी करें। अगर आपको कम पैसा चाहिए तो देखो 3 कंडीशन होती है। आपको हर हालत में जॉब चाहिए तो रीट की तैयारी करें। आप चाहते हो कि एक अच्छी जॉब चाहिए जिसमें ज्यादा पैसा हो, मैं ज्यादा मेहनत कर सकती हूं, तो आप सेकंड ग्रेड की तैयारी करिए। और आप चाहते हो कि आप तो वीआईपी जॉब करें तो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करिए। आपकी क्षमता को आप खुद पहचाने, जाके शीशे के सामने खड़े हो जाए, पिछली बार भी मैंने कहा था, और अपने आप से पूछे कि आप किसकी तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि ये जवाब मैं थोड़ी दे सकता हूं। मैं तो कहूंगा कि भाई फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करो, उसमें लगभग 70 से 80 हजार रुपए सैलरी आती है। लेकिन आप फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस कवर नहीं कर पा रहे हो, आपको इतना जो है वो नॉलेज भी नहीं है, अनुभव भी नहीं है फर्स्ट ग्रेड का, तो फिर मेरे कहने से आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करोगे भी तो फेल हो जाओगे। तो अपनी क्षमता आप खुद पहचानो कि आप किस क्षेत्र में, यानी थर्ड ग्रेड में या सेकंड ग्रेड में या फर्स्ट ग्रेड में आप ज्यादा बेहतर किस क्षेत्र में कर सकते हो। जिस क्षेत्र में आपकी क्षमता है आप उस क्षेत्र की जो है वो तैयारी कर सकते हैं। अब देखिए, आर्थिक नीतियां जो बनाई जाती है वो लाभ कमाने के उद्देश्य से बनाई जाती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, और अर्थव्यवस्था के अंतर्गत सभी पूंजीशील इकाइयों को जो है वो क्या किया जाता है? प्रोत्साहन किया जाता है। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उद्योगपतियों का क्या हो? विकास हो। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें आम जनता को फायदा कम हो और जो बड़े बड़े व्यापारिक घराने हैं, बड़े बड़े व्यापारी हैं, उनको फायदा ज्यादा हो, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है। दूसरी जो अर्थव्यवस्था होती है वो होती है आपकी समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो वह अर्थव्यवस्था जिसमें आर्थिक नीतियां समाज कल्याण के लिए बनाई जाती है। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें समाज को फायदा पहुंचाने के लिए योजनाएं बनाई जाती है, वो अर्थव्यवस्था समाजवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है। और इसका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं है, इसका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, इसमें केवल लोगों का भला करना होता है। तीसरी जो अर्थव्यवस्था आती है वो आती है मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का 50% और समाजवादी अर्थव्यवस्था का 50% मिला के किया जाता है। देखो, अगर केवल पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अगर हम अपना लेंगे तो फिर जनता हमसे नाराज हो जाएगी। जनता नाराज हो जाएगी तो वोट नहीं देगी फिर, और जनता का विकास भी नहीं होगा। अगर हम केवल समाजवादी अर्थव्यवस्था अपना लेते हैं
तो हमारे उद्योग धंधे विकसित नहीं होंगे, और अगर उद्योग धंधे विकसित नहीं होंगे, व्यापार विकसित नहीं होगा, इंडस्ट्रीज विकसित नहीं होगी, तो देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। देश आगे नहीं बढ़ पाएगा तो फिर हम फिर से गरीब रह जाएंगे, हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। तो हम ना तो पूर्णतः पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अपना सकते हैं, और ना ही हम पूर्णतः जो है वो समाजवादी अर्थव्यवस्था अपना सकते हैं। तो इसके लिए हमें बीच का रास्ता अपनाना पड़ेगा कि कुछ लाभ हम समाज का करें, कुछ लाभ हम व्यापारियों का भी करें, और दोनों के मध्य जो है वो क्या करें, एक संतुलन बना के जो है वो आगे बढ़े। अब देखिए, अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की होती है, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अब समझो कि भारत की मिश्रित अर्थव्यवस्था को क्यों उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण अपनाना पड़ा। अब मैं बात करता हूं कि भारत के सामने वो कौन सा संकट था जिसके कारण भारत को ऐसा कदम उठाना पड़ा। देखिए, 1991 के आर्थिक संकट की बात करते हैं तो वर्ष 1991 में भारत को विदेशी ऋण के मामले में संकट का सामना करना पड़ा। सरकार अपने विदेशी ऋण के भुगतान करने की स्थिति में नहीं थी। एक तो जो हमने लोन ले रखे थे विदेशों से, उनका हम भुगतान करने की स्थिति में नहीं थे। हमारी आर्थिक स्थिति इतनी ज्यादा खराब हो रही थी कि हम पैसा तो ले लिए लेकिन पैसा वापस देने की स्थिति में नहीं है। जैसे आपने अपने दोस्त से 2000 रुपए उधार ले लिए, यार भाई 2000 रुपए उधार दे दो और मैं अपनी जो है वो जो गर्लफ्रेंड है उसको जो है वो पार्टी देना चाहता हूँ, उसका जन्मदिन है, और आपने ले तो लिए, लेकिन आप ठहरे बेरोजगार मेरी तरह। अब बेरोजगार ठहरे तो आपके पास पैसे थे नहीं चुकाने के लिए, वो बेचारा फोन पे फोन कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में वो आपको क्या करेगा, आप पे दबाव डालेगा, और जब दबाव डालेगा तो आप क्या करेंगे, विकट परिस्थिति में आएंगे। आप या तो अपना फोन बेचेंगे या कुछ और सोर्स अपनाएंगे कि नहीं अपनाएंगे, कि पैसा कैसे आए, पैसा कैसे आए। हम हॉस्टल में जब रहा करते थे तो पैसा बचाने के लिए हमारा हॉस्टल जो था ना, उसमें यह रूल था कि आप जितने दिन खाना खाओगे उतने दिन का पैसा देना है, लेकिन मिनिमम था उसमें कि आपको 70% तो पैसा देना ही पड़ेगा। यानी एक महीने में 30 दिन होते हैं, 30 दिन में से आपको 70% जो टाइम है उसका ही पैसा देना पड़ेगा। 70% का मीन क्या हो गया, ऑलमोस्ट जो है वो 21 दिन का पैसा आपको देना पड़ेगा ना, ऑलमोस्ट 20 या 21 दिन का। यानी आप अगर हॉस्टल में रह रहे हैं तो आप अगर खाना नहीं खाते हैं 7-8 दिन तो आपको 70% ही पैसे देने पड़ेंगे। और हमारी मेस का उस टाइम जो महीने का खर्च था वो लगभग 1000 रुपए के करीब था, और हम क्या करते थे 7-8 दिन खाना खाते नहीं थे बीच में, और 7-8 दिन का खाना बचाकर हम केवल 700 रुपए में ही काम चला लेते थे। 700 रुपए मेस में भरते थे हम, और हमारे 300 रुपए बच जाते थे उसमें से, और 300 रुपए का फिर अलग जगह जो है उपयोग कर लिया जाता था। तो ये भी एक तरीका है मैनेजमेंट का। तो ऐसा ही कुछ करना चाहती थी भारत की, भाई हम क्या करें, हम क्या करें कि हम विदेशी ऋण चुका सके, क्या कर सके, हम विदेशी ऋण चुका सके। दूसरी जो समस्या थी यहां पर ये क्या थी, दूसरी समस्या था कि पेट्रोल आदि आवश्यक वस्तुओं के आयात के लिए सामान्य रूप से रखा गया विदेशी मुद्रा रिजर्व, यानी जो डॉलर का हमारे पास स्टॉक होता है। कोई भी जो देश होता है, जैसे हमारे देश की करेंसी है रुपीज, लेकिन हम जो तेल खरीदते हैं, हम जो विदेशों से आयात करते हैं, उसके लिए हमें डॉलर में भुगतान करना पड़ता है। तो हमें क्या करना पड़ता है, डॉलर का जो है वो स्टॉक रखना पड़ता है अपने पास। भाई डॉलर के रूप में हमें करेंसी रखनी पड़ती है अपने पास, ताकि हम विदेशी व्यापार को सुचारू रूप से चला सके। तो भारत के पास जो डॉलर का स्टॉक था वो 15 दिन का ही बचा था। यानी ऐसी स्थिति थी कि हम 15 दिन तक आयात कर सकते हैं, इसके बाद हम आयात नहीं कर पाएंगे क्योंकि पैसा खत्म। तीसरी जो कंडीशन थी वो ये थी कि कोई भी देश, अंतरराष्ट्रीय निवेशक भारत में निवेश करना नहीं चाहता था। जब कोई जहाज डूबता है, आज आप बेरोजगार हो, आप बैंक में जाओगे, मैनेजर साहब से मिलोगे, मैनेजर साहब मैंने लोन चाहिए, मैनेजर साहब के पूछेगा क्या काम करे, मैं तो रीट की तैयारी करूं, मुख्य परीक्षा की। चलो भैया आपको लोन नहीं मिलेगा। अच्छा, आप आ गए मुंह छोटा सा करके। मैं एक बार गया था लोन क्रेडिट कार्ड लेने के लिए, मेरा SBI में खाता था। मैंने कहा सर क्रेडिट कार्ड, बोला हाँ मिल जाएगा। क्या करते हो? वो सर मैं तो कुछ नहीं करता। लगभग आज से 2016-17 की बात है, 2016 या 15-16 की बात है करीब करीब। तो बोला कि
आप करते क्या हो? सर मैं तो अभी ऐसी तैयारी कर रहा हूँ। तो बोला भैया तैयारी करने वाले को क्रेडिट कार्ड कौन देता है? बैलेंस चेक किया, खाते में बैलेंस थे कोई 250-300 रुपए। बोला आपको क्रेडिट कार्ड नहीं मिलेगा। अच्छा, बाद में कुछ परिस्थितियां बदली, जैसे आपकी भी बदलेगी। आज आप अगर इस कंडीशन में बैंक में जाते हो तो बैंक वाला आपको टाटा बाय बाय कहेगा, और 5 महीने बाद जाओगे ना रीट की मुख्य परीक्षा होने के बाद, और आपका सिलेक्शन हो जाएगा और आपकी 1-2 सैलरी बैंक में आ जाएगी, तो बैंक वाले ऐसे ताक में बैठे रहते हैं। गवर्नमेंट कर्मचारियों को उनको तुरंत पता चल जाता है, जैसे सैलरी आती है ना उनको पता चल जाता है, अरे वाह ये तो सैलरी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की है। अब वो आपके ऊपर अटैक करेंगे, आपके पास फोन आएंगे, लड़की का फोन आएगा। पहले लड़कों के आते थे, सर मैं एसबीआई से बोल रही हूँ, आपके लिए हमारे पास बहुत अच्छा ऑफर है, हम आपको 5 लाख रुपए लिमिट का क्रेडिट कार्ड देना चाहते हैं और वो भी फ्री में, कोई आपको चार्ज भी नहीं लगेगा। अब आप क्या कहोगे? नहीं मुझे नहीं चाहिए। फिर आप बदल जाओगे। यानी देखो, वक्त बदलते ही, परिस्थिति बदलते ही सब कुछ बदल जाते हैं। एक समय था जो बैंक आपको क्रेडिट कार्ड क्या 5-10 हजार रुपए का लोन नहीं दे रहा था, वो आपके आगे पीछे चक्कर काटेगा। दिन में 3-4 बार फोन आएंगे अलग अलग बैंकों के, सर क्रेडिट कार्ड ले लो, क्रेडिट कार्ड ले लो, क्रेडिट कार्ड के ले लो। आएंगे कि नहीं आएंगे? लेकिन आएंगे जब समय बदलेगा, और समय बदलेगा मेहनत से, और मेहनत आप कर रहे हो। और मैं इतना आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो सब्जेक्ट आप मेरे साथ पढ़ रहे हो, इस परिवार के साथ पढ़ रहे हो, उस सब्जेक्ट को आपको बाकी कहीं जगह से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, है ना। कोई भी अंतर्राष्ट्रीय देश आप भारत पर विश्वास नहीं कर रहा था, कोई भी अंतर्राष्ट्रीय कंपनी आके भारत में पैसा लगाना नहीं चाहती थी, क्योंकि भारत तो डूबती हुई नैया था 1990-91 में, और डूबती हुई नाव में कोई पैसे नहीं लगाता है भाई, कोई नहीं बैठता है। ऐसी परिस्थिति में देखिए, ये जो संकट हमारे सामने आए थे, ये ऐसा नहीं है कि अचानक आए थे या एक दिन में आए थे। इन संकट के पीछे का भी कारण था। ये जो आर्थिक स्थिति भारत की बनी 1991 में, ये क्यों बनी? इसके पीछे कारण क्या था? इसके पीछे एक कारण तो ये था कि हमने 1980 के दशक में अर्थव्यवस्था में अकुशल प्रबंध किया, यानी हमने मैनेजमेंट अच्छा नहीं किया हमारी अर्थव्यवस्था का। और जब अगर हम मान लो जी, हमारे घर में हमारी माता जी है या आपकी पत्नी है, वो घर का क्या करती है? संभालती है। पिताजी हर महीने माता जी को 5,000 या अपनी आपकी, या आप मान लीजिए घर में जो हमारी महिला है, महिला सदस्य है, उसको पैसे दिए जाते हैं कि ये लो 10,000 रुपए है और तुम्हें पूरे महीने का इसी में से मैनेज करना है। अब अगर एक अच्छी गृहिणी होगी तो वो उस 10,000 रुपए को अच्छे तरीके से मैनेज करके चलती है, तो उसका पूरा महीना आराम से चल जाएगा। लेकिन अगर कोई गृहिणी पैसे आते ही जो है वो फट से शॉपिंग करने चली जाती है और बिना बजट को देखे शॉपिंग कर लाएगी, तो फिर उसके पूरे महीने का खर्चा नहीं निकल पाएगा। और ठीक ऐसी स्थिति किसकी थी? हमारी थी। 1980 के दशक में हमने अकुशल मैनेजमेंट किया, और जिसके कारण हमारी आर्थिक स्थिति और ज्यादा जो है वो खराब होती गई। दूसरा कारण क्या था? घाटे का वित्त प्रबंध हमने किया। यानी आमदनी तो हमारी थी अठन्नी और हम खर्चा कर रहे थे रुपया। यह है घाटे का वित्त प्रबंध। बहुत सारी कंपनियां हैं, जैसे आप स्विगी, जोमेटो, एक कंपनी है अनअकैडमी। अखबार में एक बार इनका एक वो पूरा डिटेल आया था कि भारत में कुछ ऐसे स्टार्टअप है, कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो घाटे में चल रही है, लॉस में चल रही है, लेकिन दिखा रही है प्रॉफिट, और वास्तव में लॉस में चल रही है। यानी उनका जो इनकम है उससे ज्यादा उनके खर्चे हैं। और ठीक भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर भी ऐसा ही हुआ कि हमने घाटे का वित्त प्रबंध किया। जब व्यय आय से अधिक हो तो सरकार बैंकों, जन सामान्य से, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों से क्या लेती है? उधार लेने को बाध्य हो जाती है। और हमने आमदनी से ज्यादा खर्चा किया और फिर हमने उधार ले लेके खर्चा किया। हमने क्या किया? तो ये जो अर्थ हमारी नीतियां थी, ये हमारे लिए बड़ी घातक हुई। अंतरराष्ट्रीय व्यापार जैसे कि कच्चे तेल आदि का आयात करने के लिए डॉलर में भी भुगतान करना पड़ता था, तो डॉलर की हमारे पास कमी थी। राजस्व कम होने पर भी बेरोजगारी, गरीबी और जनसंख्या विस्फोट के कारण सरकार को अपने राजस्व में अधिक खर्चा करना पड़ रहा था। अब आपके पास चाहे कितना भी पैसा कम हो, आपको खाना तो खाना ही पड़ेगा ना।
सरकार है तो उसको देश की जनता की कुछ तो ध्यान रखना ही पड़ेगा, तो उसमें भी पैसे खर्च हो रहे थे। प्लस बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट चल रहे थे सरकार में जिनमें हमें खर्च तो करना पड़ रहा था, लेकिन उनसे प्रतिफल मिलने का, प्रॉफिट मिलने में काफी समय लगने की संभावना थी। तो ये जो सारी परिस्थितियां हैं, इसने हमारी अर्थव्यवस्था को काफी ज्यादा संकट में डाल दिया। और जब कोई देश बहुत ज्यादा आर्थिक संकट में फंस जाता है तो उसके पास फिर एक ही ऑप्शन बचता है, वर्ल्ड बैंक। सारे देश के, विश्व के देशों को मिला के सदस्यों ने मिलकर एक बैंक स्थापित किया। जैसे मान लो आज मैं भारत का आदमी हूं, तो मुझे अगर कोई समस्या होगी तो अब मैं अपने नजदीकी बैंक में जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा। इसी प्रकार देश को अगर समस्या होगी तो वो वर्ल्ड बैंक में जाता है। तो भारत पहुंच गया वर्ल्ड बैंक में कि जी मैं बहुत ज्यादा संकट में आ और हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खतरनाक स्थिति में आ चुकी है, अब थे माना किया न किया करके लोन दो, उधार पैसे दो। तो वर्ल्ड बैंक ने कहा कि चलो ठीक है, हम आपको उधार पैसे दे देंगे। और वर्ल्ड बैंक ने $7 मिलियन का, अराउंड जो है 750 करोड़ के करीब ये पैसा होता है, शायद 7,500 करोड़ होता है, कितना होता है, लेकिन आप ऐसे कोई पूछेगा नहीं कि कितना करोड़ का लोन मिला। $7 बिलियन का जो है लोन भारत को दे दिया गया। और वर्ल्ड बैंक ने कहा कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पैसे तुम ले जाओ, लेकिन कुछ कंडीशन है जिनको तुम्हें मानना पड़ेगा। क्योंकि वर्ल्ड बैंक ये चाहता था कि भैया मैं आपको, जैसे मान लीजिए आप अगर बैंक से लोन लेने जाते हो तो बैंक देखता है कि नहीं देखता कि तुम क्या काम करते हो, या फिर तुम्हारे खेत कितना बीघा है, या तुम्हारे घर पर जो है आपका घर आपका है कि नहीं है, आपसे बिजली के पानी के बिल लिए जाएंगे। यानी बैंक ये देखना चाहता है कि ये बंदा चुका सकता है क्या, और अगर बाई चांस नहीं चुकाया तो हम इसका खेत जब्त कर लेंगे। तो वर्ल्ड बैंक ने कहा कि ठीक है, हम तुम्हें लोन दे देंगे, लेकिन तुम चुकाओगे कैसे? तुम्हारी जो अर्थव्यवस्था है वो तो क्लोज अर्थव्यवस्था है, और क्लोज अर्थव्यवस्था रहेगी तो तुम्हारी आय कहां से होगी, और जब आय नहीं होगी तो तुम कैसे चुकाओगे? तो तुम अपनी अर्थव्यवस्था में परिवर्तन करो, तुम्हें कुछ शर्तें माननी पड़ेगी। वर्ल्ड बैंक ने भारत से क्या कहा कि तुम्हें कुछ शर्तें माननी पड़ेगी। कौन कौन सी शर्तें हैं? एक तो आपको उदारीकरण की नीति अपनानी पड़ेगी, यानी आपके जो रूल हैं, भारत में व्यापार करने के जो रूल है उसमें आपको छूट देनी पड़ेगी, उदारीकरण को अपनाओ। निजी क्षेत्र पर प्रतिबंध हटा दो, जो आपने सारी चीजों को गवर्नमेंटाइज कर रखा है, या सारी चीजों को आपने जो है सार्वजनिक कर रखा है, उसको आप क्या करो, निजी करो। निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाओ। निजी क्षेत्र की क्या बढ़ाओ? अर्थव्यवस्था में, व्यापार में, उद्योग में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाओ। और वो कैसे बढ़ेगी? जब आप प्रतिबंध हटा दोगे और अनेक क्षेत्रों पर सरकारी हस्तक्षेप कम करो। तुम जो नए उद्योग आते हैं उन पर जो इंटरफेयर करते हो ना कि तुम्हें ये करना है वो करना है, ये हटा दो। आपका सरकारी हस्तक्षेप जो है वो उद्योगों से हटा दो या कम कर दो। इस प्रकार की कंडीशन रखी गई वर्ल्ड बैंक की भारत के सामने, और भारत और अन्य देशों के बीच विदेशी व्यापार भी हो, यह भी एक कंडीशन थी कि आप जो है ना विदेशी व्यापार को क्या दो, प्रोत्साहन दो। इस तरीके से आपकी अर्थव्यवस्था सुधरेगी। ये सजेशन दिए गए, कुछ कंडीशन थी, इस तरीके की कंडीशन ही थी, सजेशन नहीं कहेंगे हम। तो इस तरीके की कंडीशन से जो है वो क्या होता है, भारत को, चूंकि भारत फंसा हुआ था तो इसको कंडीशन माननी पड़ी, और फिर जो है वो भारत में आर्थिक परिवर्तन की जो है वो क्या होती है, शुरुआत होती है। हाँ, चीन ने श्रीलंका को भारी लोन दिया, और अब चीन एक तरीके से श्रीलंका का बाप बन के बैठ गया, और श्रीलंका हो गया गुलाम। जैसे हम अंग्रेजों के टाइम में गुलाम थे, अंग्रेज जो कहते थे हमें करना पड़ता था, आज श्रीलंका की भी ऐसी हालत है कि चीन जो कहेगा वो उसे करना पड़ेगा। क्योंकि एक तरीके से चीन के अडाना बैठनो नहीं, पुराने जमाने में नाम लिए जातो डाना बैठ जानो, यानी कोई पापा पैसा ले लेता तो बैंक आप डाना बैठना पड़तो, यानी उसका बंधुआ मजदूर बनना पड़ता अपन, सीधा सीधी बात है, पुरानी फिल्मों में देखा होगा आपने। तो एक तरीके से श्रीलंका अब चीन का क्या है, बंधुआ मजदूर है। चीन जो कहेगा श्रीलंका को वह करना पड़ेगा। करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? अब देखो, व्यवसायिक वातावरण तैयार करना। अब देखो 1991 के अंदर जो है वो, एक तो ये कहा कि विदेशी व्यापार से प्रतिबंध हटा दो, ठीक है। अब 1991 की नई आर्थिक नीति की विशेषता क्या हुई?
क्या क्या विशेषता थी जो नई आर्थिक नीति आई 1991 में? नई आर्थिक नीति में व्यापक आर्थिक सुधार सम्मिलित किए गए। कौन कौन से सुधार किए गए? एक तो जो अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था में अधिक स्पर्धापूर्ण यानी कॉम्पिटेटिव जो है वो व्यवसायिक वातावरण तैयार किया गया। अर्थव्यवस्था के अंदर व्यापार में एक कॉम्पिटेटिव वातावरण जो है वो तैयार किया गया, जिससे मार्केट में एक नई ऊर्जा आई। ठीक है, फर्मों के व्यापार में प्रवेश और उनकी संवृद्धि में आने वाली रुकावटों को दूर किया गया। जो नई नई फर्में बन रही थी, जो नए नए व्यापार बन रहे थे, उनकी जो रजिस्ट्रेशन वगैरह है, उनकी जो स्थापना वगैरह है, उनसे संबंधित जो समस्याएं थी, जो रुकावटें थी, उनको दूर करने का प्रयास किया गया, जिससे ज्यादा व्यापार जो है भारत में हो। घाटे वाले सभी जो सार्वजनिक इकाइयां थी, यानी ऐसी गवर्नमेंट कंपनियां जो लॉस में चल रही थी, अब पहले तो सरकार को चलाना पड़ता था। अब जैसे राजस्थान रोडवेज है, राजस्थान रोडवेज हर बार ये कहती है कि हम लॉस में चल रहे हैं, कहती है ना राजस्थान रोडवेज कि हम लॉस में चल रहे हैं। ऐसे ही जो सरकार की गवर्नमेंट कंपनियां थी जो कि लॉस में चल रही थी, उनको धीरे धीरे क्या कर दिया सरकार ने? बेच दिया, निजी कर दिया, उनको प्राइवेट कर दिया, और भारतीय अर्थव्यवस्था को धीरे धीरे पूंजीवादी की ओर ले गए। जो 1991 से पहले भारतीय अर्थव्यवस्था थी वो समाजवादी अर्थव्यवस्था थी, है ना। कुछ समाजवादी अर्थव्यवस्था, यानी समाजवादी अर्थव्यवस्था का भाग ज्यादा था 1991 से पहले, लेकिन 1991 के बाद समाजवादी को थोड़ा कम किया गया और पूंजीवादी को जो है अर्थव्यवस्था को थोड़ा सा बढ़ावा दिया गया। ठीक है, समाजवादी अर्थव्यवस्था को घटाया गया और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को थोड़ा प्रोत्साहन दिया गया। ठीक है, ये 1991 की नीतियां थी। नीतियों में जो नई आर्थिक नीति बनेगी उनमें इन बिंदुओं को हमने शामिल किया, और 1991 की नई आर्थिक नीतियां बनी, और नई आर्थिक नीतियों में क्या किया गया? दो तरीके से जो है वो आर्थिक नीति को दो पार्ट में बांटा गया। पहला तो था स्थायित्वकारी उपाय, जिससे क्या हो, जल्दी से जो है समस्या का समाधान हो, करंट समस्या का। स्थायित्वकारी उपाय अल्पकालीन होते हैं, जिनका उद्देश्य भुगतान संतुलन में आ गई कुछ त्रुटियों को दूर करना और मुद्रास्फीति का नियंत्रण करना होता है। जैसे मान लीजिए हम रात को सो रहे हैं और सोते सोते हमारे बुखार हो गई, सर दर्द होने लगा। अब हमने देखा अपने रूम में उठकर तो हमारे पास एक पैरासीटामोल गोली थी, हमने ले ली। ये क्या है? एक तरीके का ये है, ये क्या है? स्थायित्वकारी उपाय है, यानी कुछ समय हमें राहत मिल गई। रात को 1-2 बज रहे थे, अब इस टाइम कहाँ हॉस्पिटल जाए, कहाँ मेडिकल खुलाएं, कहाँ से गोली लाएं? हमारे पास पैरासीटामोल गोली पड़ी है, हमने उसको कुछ समय आराम मिल जाए, 2-3 घंटे आराम मिल जाए, इसलिए हमने पैरासीटामोल गोली ले ली। और यही तरीका यहाँ पर अपनाया गया कि कुछ ऐसी नीति अपनाई गई जो क्या थी? अल्पकालीन थी, जिसका उद्देश्य था मुद्रास्फीति है उसमें क्या करना? नियंत्रण करना। मुद्रास्फीति में क्या करना? नियंत्रण करना, इसका उद्देश्य था। और फिर हम क्या करते हैं, यहां पर कीमतों पर अंकुश लगा सकते हैं। इस नीतियों के तहत विदेशी मुद्रा को थोड़ा सा रोक सकते हैं, उसमें बढ़ावा कर सकते हैं। और दूसरा था दीर्घकालीन उपाय या रचनात्मक सुधार। जैसे मान लो रात ने आपको पैरासीटामोल ले ली और सुबह उठकर आप डॉक्टर के पास चले गए कि डॉक्टर साहब रात को तो बड़ी बुखार आ गई थी, तेज सर दर्द हो रहा था, अब इलाज करो। रात को तो मुझे कुछ सूझा नहीं, मैंने तो पैरासीटामोल गोली लेके सो गया। लेकिन अब आप चेक करो कि खून व कान की चेक कर लो, या भाई डेंगू तो नहीं हो गया, कोई मेरा परमानेंट इलाज करो ताकि दोबारा से ये फीवर वगैरह जो है ना आए। तो ठीक यही इसी तरीके से जो रचनात्मक सुधार है वो होते हैं दीर्घकालीन, यानी इनका रिजल्ट भी लंबे टाइम के बाद दिखता है और ये हमेशा के लिए यानी स्थायी होते हैं। ये दीर्घकालीन उपाय होते हैं जिनका उद्देश्य अर्थव्यवस्था की कुशलता को सुधारना तथा अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में सुधार करना तथा भारत की अंतरराष्ट्रीय स्पर्धा को बढ़ावा देना। अब देखिए, नई आर्थिक नीतियों को 3 उपक्रमों में बांटा गया, 3 उपवर्गों में बांटा गया। यानी जो नई आर्थिक नीतियां हमने अपनाई उसमें हमने 3 भागों में डिवाइड कर लिया। पहला उदारीकरण की नीति, दूसरा निजीकरण की नीति और तीसरी जो है वो वैश्वीकरण की नीति। सबसे पहले हम बात करते हैं उदारीकरण में हमने क्या किया।
उदारीकरण में हमने जो है क्या किया देखिएगा। उदारीकरण सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्रों को अपने नीतियों या नियमों में कुछ छूट या लचीलापन दिखाना और कुछ प्रतिबंधों को हटाना उदारीकरण कहलाता है। जैसे कि मैंने आपको पहले समझाया था कि सरकार की जो नीतियां होती हैं, सरकार के जो रूल होते हैं, उन नीतियों रूलों में कुछ छूट दे देना, कुछ प्रतिबंधों को हटा देना, कुछ में लचीलापन अपना लेना ही क्या कहलाता है, उदारीकरण होता है। सामान्य भाषा में नियमों में छूट देना, नियमों को ढीला कर देना, यही क्या होता है, उदारीकरण कहलाता है। 1991 से पहले की आर्थिक नीति क्या थी भारत की, इसको समझना। यानी उदारीकरण अपनाने से पहले हमारी अर्थव्यवस्था की जो नीति थी वो कैसी थी। 1991 से पहले हम घरेलू अर्थव्यवस्था में निजी उद्यमों पर कई प्रकार के नियंत्रण लगाए हुए थे, जैसे औद्योगिक लाइसेंस व्यवस्था। अगर आपको कोई उद्योग स्थापित करना है तो लाइसेंस लेना पड़ेगा, अर्थात सरकार से अनुमति लेना पड़ेगा। अगर आपको कोई वस्तु पर कीमत या वित्तीय नियंत्रण करना है, आपको तय करना होता है कि मैं ये प्रोडक्ट लेके आ रहा हूं, इसकी रेट क्या रखूं, तो ये सरकार तय करती थी। इसके लिए आपको सरकार से दिशा निर्देश लेने पड़ते थे। आप कोई इंपोर्ट करना चाहते हैं तो आपको सरकार से लाइसेंस लेना पड़ता था इंपोर्ट का, कि भाई मैं आयात करना चाहता हूं। आप विदेशी मुद्रा, जो मुद्रा है उस पर नियंत्रण चाहते हैं तो इससे भी सरकार की जो है वो सहमति चाहिए थी। और जो बड़े व्यापारिक घराने थे और जो बड़े व्यापारिक घरानों द्वारा निवेश पर प्रतिबंध था, यानी जो बड़े बड़े व्यापारी थे वो अब लिमिट में ही क्या कर सकते थे, भारतीय बाजारों में निवेश कर सकते थे। एक लिमिट से ज्यादा निवेश करने की क्या थी, प्रतिबंध थी। कब, 1991 से पहले। मैं 1991 से पहले की बात कर रहा हूं। 1991 से पहले इस तरीके की स्थिति थी, ठीक है। और अब देखिएगा 1991 से पहले के सरकारी नियंत्रण के दुष्प्रभाव क्या निकले। यानी हमने जब उदारीकरण नहीं अपनाया था उससे पहले क्या ये जो नीति थी हमारी 1991 से पहले की, उसके क्या दुष्प्रभाव रहे, इस पर अगर हम चर्चा करते हैं तो देखिएगा, इन नियंत्रणों से भ्रष्टाचार बढ़ता है, अनावश्यक विलंब होता है कार्यों में और अकुशलता हो जाती है, ठीक है। इसको एक उदाहरण के तरीके पे समझो कि पहले अगर हमें जाति प्रमाण पत्र बनाना है, अगर हमें बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है, जन्म प्रमाण पत्र बनाना है, विवाह पंजीकरण करना है, तो हमें नगर पालिका और तहसील के चक्कर काटने पड़ते थे। वहां पर हमें एलडीसी बाबू इनके सामने हाथाजोड़ी करनी पड़ती थी, साहब मान लो काम करा दो, मैंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है। क्या बात है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना तो पहले आता तू, काम तो काम के हिसाब से ही होगा, साहब चाह पानी और पिछड़ा ले ले हो की, ठीक है करेंगे, तुम्हारा जल्दी कराएंगे। कहाँ है तुम्हारा सिलेक्शन, साहब मेरे जैसलमेर है, बोलो कर देंगे, कोई बात नहीं करवा देंगे तुम्हारा। आजकल क्या है, ये क्या था, ये जो उदाहरण दिया मैंने ये 1991 से पहले का था। ऐसे सोचिए अर्थव्यवस्था में इसको ऐसे सोचिए कि कोई आप जैसे जो है, जैसे प्रदीप है, प्रदीप को एक जो है वो क्या बनाना है, एक उद्योग स्थापित करना है भारत में, वो विदेश से वस्तुएं मंगाएगा और भारत में बेचेगा, इस तरीके का इसका व्यवसाय है। तो इसको इसकी अनुमति लेने के लिए क्या करना पड़ता था, सरकार के जो विभाग थे उनसे अनुमति लेनी पड़ती थी। तो ये पहले 2-3 महीने 6 महीने तो इस चक्कर में फिरता रहता था, अनुमति लेने के चक्कर में। लेकिन बाद में क्या हुआ, ई मित्र आ गया। ई मित्र को आप उदारीकरण समझ लीजिए। ई मित्र आने के बाद आपको जन्म प्रमाण पत्र, लाइसेंस, आपको वोटर आईडी, आपको जो है वो विवाह पंजीकरण, कुछ भी करना है, आपको कहीं नहीं जाना। ई मित्र पर गए, भाई जी मेरा विवाह पंजीकरण बना दो, बोले ला अब बना दे। यानी काम आसान हो गया। और उदारीकरण से भी ठीक यही हुआ कि उदारीकरण से रूल जो है वो कम हो गए, और रूल कम होने से कंपनियों का रजिस्ट्रेशन है, उनका जो अनुमति है, ये सब में टाइम बच गया। और पहले क्या होता था, भ्रष्टाचार ज्यादा होता था, विलंब ज्यादा होता था और अकुशलता को जन्म देता था। सकल घरेलू उत्पादन जीडीपी की विकास दर कम हो गई। इससे निम्न लागत प्रतियोगी आर्थिक प्रणाली आने की बजाय उच्च लागत प्रणाली जो है अस्तित्व में आ गई। आर्थिक सुधारों की मान्यता से क्या हुआ, आर्थिक सुधार निम्न मान्यताओं पर आधारित थे। यानी जो आर्थिक सुधार किए गए उदारीकरण में, वो कौन से कॉन्सेप्ट पर आधारित थे, देखिएगा।
सरकारी नियंत्रण की अपेक्षा बाजार शक्तियां अर्थव्यवस्था का उचित मार्गदर्शन कर सकती है। आर्थिक नीति जो थी उसकी मान्यता क्या थी, ये मैं बता रहा हूं कि जो नई आर्थिक नीति अपनाई उसमें क्या कॉन्सेप्ट थे। 1991 से पहले यह माना जाता था कि सरकार अर्थव्यवस्था को बेहतर तरीके से कंट्रोल कर सकती है, लेकिन 1991 के बाद यह माना गया कि बाजार जो है ना, बाजार की जो शक्तियां हैं यानी व्यापारी वर्ग जो है वो अर्थव्यवस्था को अच्छे से मार्गदर्शित कर सकते हैं। बाजार शक्तियां अर्थव्यवस्था को समृद्धि और विकास मार्ग की ओर अग्रसर कर सकती है। संसार के अन्य अल्प विकसित देश जैसे कोरिया, थाईलैंड, सिंगापुर आदि ने उदारीकरण के फलस्वरूप जो है तेजी से क्या किया था, अपना विकास किया था। जो हमने पढ़ा इनके बारे में कि इन्होंने उदारीकरण अपनाया है, इन्होंने वैश्वीकरण अपनाया है, इन्होंने निजीकरण अपनाया है, तो भारत ने भी इनसे देखकर भारत में निजीकरण अपनाने का जो है वो प्रयास किया और सोचा। इसके बाद देखिएगा महत्वपूर्ण क्षेत्र जिसमें सुधार किए गए, यानी 1991 में किन किन क्षेत्रों में सुधार किए गए। औद्योगिक क्षेत्र में सुधार किया गया, वित्तीय क्षेत्र में सुधार किया गया, कर क्षेत्र में जो है यानी टैक्स प्रणाली में सुधार किया गया, विदेशी विनिमय प्रणाली में सुधार किया गया, व्यापार तथा निवेश क्षेत्र में सुधार किया गया। उदारीकरण से होने वाले आर्थिक सुधार कौन से थे? एक तो औद्योगिक क्षेत्र में आर्थिक सुधार किया गया, वित्तीय क्षेत्र में आर्थिक सुधार किए गए, राजकोषीय नीतियों में आर्थिक सुधार किए गए और विदेशी विनिमय संबंधी सुधार किए गए, विदेशी व्यापार तथा विदेश नीति में सुधार किए गए। सबसे पहले बात करते हैं औद्योगिक क्षेत्र में आर्थिक सुधार। औद्योगिक क्षेत्र में क्या आर्थिक सुधार किए गए? उदारीकरण का मुख्य उद्देश्य था औद्योगिक क्षेत्र को प्रतिबंधों एवं नियंत्रण से मुक्त करना, और इसके अंतर्गत क्या किया गया कि कुछ उद्योगों को छोड़कर बाकी उद्योग करने के लिए आपको कोई लाइसेंस की आवश्यकता नहीं थी। देखिएगा औद्योगिक लाइसेंस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। कुछ उद्योग तो सरकार ने यह कहा कि भैया जैसे तुम्हें अगर अल्कोहल बनाना है, शराब बनाना है ना, तो तुम्हें लाइसेंस लेना पड़ेगा। आप देखते हो कि शराब आजकल अभी भी शराब जो है आपको हर जगह नहीं मिलती है, केवल एक निश्चित जगह पर ही मिलती है ना। शराब के लिए एक ठेका पड़ता है कि भैया शराब का ठेका है, उसी पर मिलेगी। अर्थात आज भी सरकार जो है वो अल्कोहल बनाने और अल्कोहल बेचने पर क्या रखती है? लाइसेंस व्यवस्था रख रही है। अगर ये लाइसेंस हटाया नहीं सरकार ने, क्योंकि सरकार को पता चल गया कि ये खतरनाक चीज है, इसको हम अपने नियंत्रण में रखते हैं, तो अगर कोई अल्कोहल बनाना चाहता है तो उसको सरकार से लाइसेंस लेना पड़ेगा। अगर आप बिना लाइसेंस के अल्कोहल बना लेते हैं तो आपको सरकार पकड़ के थाने में गिर देगी, पुलिस वाले आपको पकड़ के ले जाएंगे। ठीक है। दूसरा, सिगरेट अगर कोई बनाना चाहता है तो लाइसेंस लेना पड़ेगा आपको। जोखिम भरे कोई रसायन बनाना चाहता है तो लाइसेंस लेना पड़ेगा, और औद्योगिक विस्फोट बनाना चाहता है तो लाइसेंस लेना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई व्यापार है तो लाइसेंस लेना पड़ेगा, और विमान और औषधि से संबंधित यानी जो एयरप्लेन वगैरह बनाना चाहते हो तो लाइसेंस लेना पड़ेगा, और औषधि कोई बना रहे हो तब भी आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। ये जो 6 क्षेत्र हैं, शराब, सिगरेट और रसायन, औद्योगिक विस्फोट, इलेक्ट्रॉनिक्स, विमान और तथा औषधि, ये जो 7 सेक्टर है, इन 7 सेक्टरों को छोड़कर बाकी जितने भी सेक्टर थे व्यापार के, उनमें लाइसेंस समाप्त कर दिया। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने क्षेत्रों में लाइसेंस की आवश्यकता है? वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने क्षेत्रों में लाइसेंस की आवश्यकता है? तो 7 क्षेत्रों में लाइसेंस की आवश्यकता है, बाकी जितने भी क्षेत्र हैं वो लाइसेंस से मुक्त कर दिए गए हैं। दूसरा, इन 6 मान लीजिए या 7 मान लीजिए, अगर तथा को हटा दे तो 7 हो जाएगा। इन 6 उत्पाद श्रेणियों को छोड़ अन्य सभी उत्पादों के लिए लाइसेंस व्यवस्था जो है वो समाप्त कर दी गई। दूसरा देखिएगा, सार्वजनिक क्षेत्र को संकुचित कर पहले से छोटा कर दिया गया। तो पहले ज्यादातर कंपनियां क्या होती थी? सार्वजनिक होती थी, गवर्नमेंट होती थी। अब उनको कम करके क्या कर दिया गया? कम क्षेत्र में ही या थोड़ी ही प्राइवेट कंपनियां जो है बची थी, ऑलमोस्ट सभी कंपनियों को क्या कर दिया गया? निजी कर दिया गया। और सार्वजनिक क्षेत्र के अब सिर्फ 3 ही महत्वपूर्ण उद्योग थे, यानी सरकार केवल 3 ही कंपनियां थी सरकार के पास। एक तो प्रतिरक्षा उपकरण से संबंधित, यानी जितना भी डिफेंस से संबंधित गोला बारूद बंदूकें
है ना, तोप, टैंक, ये जितना भी बनता था या इनसे संबंधित जो व्यापार था वो किसके पास था? भारत सरकार के पास था। दूसरा परमाणु उपकरण और तीसरा रेल परिवहन। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भारत ने सार्वजनिक क्षेत्र में कितने व्यवसाय रखे? 1991 के उदारीकरण नीति के तहत भारत ने सार्वजनिक क्षेत्र में कितने उद्योग रखे? तो 3, डिफेंस, परमाणु और रेलवे। डिफेंस, परमाणु और रेलवे, इन 3 ही सेक्टरों को जो है क्या रखा? सरकार ने अपने नियंत्रण में रखा, अपनी गवर्नमेंट कंपनियों के रूप में रखा, और बाकी सबको क्या कर दिया? बाकी सबको प्राइवेट जो है वो कर दिया गया। यानी बाकी क्षेत्र को प्राइवेट बना दिया कि कोई भी जो हो प्राइवेट कंपनी इस पे कार्य कर सकती है। अब देखिए तीसरा, उत्पादन क्षेत्र में आरक्षण को हटाना। लघु उद्योगों द्वारा उत्पादित अनेक वस्तुएं भी अब अनारक्षित श्रेणी में आ गई। अब बाजार को अपनी वस्तुओं की कीमत निर्धारित करने की अनुमति मिल गई, यानी आरक्षण हटा दिया गया। अब सभी को निजी कर दिया गया, यानी हर कंपनी जो है अपने हिसाब से प्रोडक्ट बनाए, उनकी कीमतें तय करे और अपने हिसाब से बाजार में बेचे, उन पे कोई रोक टोक जो है वो नहीं रहा। और उत्पादन क्षमता का निर्धारण बाजार को सुपुर्द कर दिया गया। पहले कौन सी कंपनी कितना प्रोडक्ट बनाएगी, इसका नियंत्रण जो है सरकार के पास होता था, लेकिन उदारीकरण की नीति के तहत सरकार ने बाजार को सौंप दिया कि आपकी मांग जितनी है उस हिसाब से प्रोडक्ट बनाओ, जितनी मांग है उतना प्रोडक्ट आप बना सकते हो। तो सरकार ने इसमें छूट दे दी। इसके अलावा वित्तीय क्षेत्र में आर्थिक सुधार किए गए। वित्तीय क्षेत्र में क्या आर्थिक सुधार किए गए? इस आर्थिक सुधार से भारत में वित्तीय क्षेत्र में जो है चौतरफा विकास हुआ। यानी ये उदारीकरण की नीति जो अपनाई हमने 1991 में, इससे हमें बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ। क्या क्या बेनिफिट हुआ देखिएगा। आर्थिक क्रिया की जीवन रेखा कहा गया। ये जो वित्तीय क्षेत्र में आर्थिक सुधार हुए, यानी पैसे के क्षेत्र में जो आर्थिक सुधार हुए, ये भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है? लाइफलाइन है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भारतीय अर्थव्यवस्था की लाइफलाइन किसे कहते हैं? वित्तीय क्षेत्र के सुधारों को। इसमें क्या किया गया? वित्तीय क्षेत्र में क्या क्या आता है? बैंकिंग, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट और विदेशी मुद्रा। अब देखिए, रिजर्व बैंक का दायित्व थोड़ा कम किया गया। पहले कोई भी काम होता था पैसे से संबंधी, तो रिजर्व बैंक की अनुमति बहुत ज्यादा जरूरी होती थी। रिजर्व बैंक पूरे जो अर्थव्यवस्था थी या पैसे से संबंधित जो मामला था उस पर नियंत्रण रखता था रिजर्व बैंक। रिजर्व बैंक की मर्जी के बिना कोई पत्ता भी नहीं हिल सकता था। तो भारत में रिजर्व बैंक के पास वित्तीय क्षेत्र का नियमन का दायित्व था और भारतीय रिजर्व बैंक के विभिन्न नियम और कसौटियों के माध्यम से ही बैंक और अन्य वित्तीय संस्थानों को कार्य का नियमन होता था। रिजर्व बैंक ही यह तय करता था कि कौन सा बैंक कितनी मुद्रा अपने पास जमा रख सकता है। रिजर्व बैंक ने ही ब्याज दरों को नियत करता था, ठीक है। लेकिन अब रिजर्व बैंक की शक्तियों को थोड़ा कम किया गया और रिजर्व बैंक को कहा कि तुम नियंत्रक मत रहो, तुम सहयोगी बन जाओ। क्या बन जाओ? तुम सहयोगी बन जाओ। अगर कोई बैंक नया आ रहा है, जैसे कि पेटीएम और ये बैंक आए, आपको पता है किस टाइम में आए थे? ये अभी कोरोना टाइम में आए थे। तो इनको बड़ा प्रोग्रेस, क्योंकि अब इनको थोड़ा नियमों में सुधार था, नियमों में ढीलापन था, नियमों में क्या थी? छूट थी। तो ये आसानी से क्या हो गए थे? स्टेबल हो गए थे। वित्तीय क्षेत्र में आर्थिक सुधार की दिशा में निम्नलिखित बदलाव किए गए। रिजर्व बैंक को इन क्षेत्र के नियंत्रक की भूमिका से हटाकर क्या बना दिया गया? सहायक बना दिया गया। वित्तीय क्षेत्र रिजर्व बैंक के बिना सलाह के भी मामलों में अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो गया। जो वित्तीय क्षेत्र था, अब कुछ ऐसे सेक्टर थे जिनमें वो रिजर्व बैंक की कोई सलाह की जरूरत नहीं है, वो अपने डिसीजन खुद ले सकता था। इसके अलावा बात करें तो इन सुधारों की वजह से वित्तीय क्षेत्र में भारतीय और विदेशी निजी बैंकों को भी जो है पदारोपण हुआ। जैसे ही रिजर्व बैंक के रूल आसान हुए, वैसे ही इंटरनेशनल जो बैंक थे, विदेशी बैंक थे, वो भारत में आने शुरू हो गए। अमेरिकन बैंक है ना, ये बैंक जो है भारत में आने शुरू हो गए। कब आने शुरू हो गए? जब रिजर्व बैंक का नियंत्रण थोड़ा कम हुआ, रिजर्व बैंक ने नियमों में जब छूट दी तो। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। बैंकों की पूंजी में विदेशी भागीदारी की सीमा 50% बढ़ गई। यानी कोई भी बैंक खुलता है तो उसके लिए धन चाहिए,
आप भी अपना बैंक खोल सकते हैं, प्राइवेट बैंक, लेकिन आपके पास पैसा होना चाहिए। और अब जो है वो रिजर्व बैंक ने छूट दे दी कि आप विदेश से 50% पैसा ला सकते हो। जैसे कोई बैंक खोलना है और उसके लिए 200 करोड़ रुपए चाहिए, तो उस 200 करोड़ रुपए में से 50% यानी 100 करोड़ रुपए वो विदेशों से क्या कर सकता है, ला सकता है, या वहां से वो ले सकता है ना। तो इस तरीके की छूट दी गई। कुछ निश्चित शर्तों को पूरा करने वाले बैंक अब रिजर्व बैंक की अनुमति के बिना नई शाखा खोल सकते थे। विदेशी निवेश संस्थाएं और व्यापारिक बैंक, म्यूचुअल फंड और पेंशन कोष आदि को भी अब भारतीय वित्तीय बाजारों में निवेश की अनुमति मिल गई। म्यूचुअल फंड में क्या होता है, आप मान लो म्यूचुअल फंड में पैसा जो है वो जमा कराते हैं। आपने 1,000 रुपए म्यूचुअल फंड में क्या किए, जमा करवाए। अब ये म्यूचुअल फंड क्या करता है, शेयर मार्केट में पैसा लगा देता है। आपने 1,000 रुपए दिए, इसने 1,000 रुपए के शेयर खरीद लिए। अब अगर शेयरों में फायदा हुआ, 1,000 रुपए के शेयर खरीदे और मान लो 10 दिन के बाद ये शेयर 1,005 रुपए के हो गए, तो ये आपका पैसा भी बढ़ जाएगा। आपको ये अपना कमीशन काट लेगा, यानी 3 रुपए इसने अपने काट लिए और आपको कितना रुपए दे देगा, 1,002 रुपए दे देगा। अगर लॉस हुआ तो आपका भी लॉस आएगा। तो जब भी आप टीवी पर एड देखते हो ना म्यूचुअल फंड का, तो उसमें क्या लिखा होता है, म्यूचुअल फंड बाजार के जोखिमों के अधीन है, तो कृपया म्यूचुअल फंड खरीदते समय इसके दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ ले। ये बात लिखी हुई आती है ना, या ये बोल के बताया जाता है, लेकिन बोलने वाला बहुत तेज गति से बोलता है, जोर से बोलता है। वो म्यूचुअल फंड बाजार के और जोखिमों के अधीन है। क्या बोलता है वो, म्यूचुअल फंड बाजार और जोखिमों के अधीन है। इसलिए अगर म्यूचुअल फंड खरीद रहे हो तो भैया पहले रिसर्च कर लो, पहले समझ लो। हो सकता है कि आपको बहुत ज्यादा फायदा हो जाए और हो सकता है कि बहुत ज्यादा लॉस हो जाए, है ना। नेक्स्ट देखो, राजकोषीय नीतियां। राजकोषीय नीतियों में क्या किया गया, कर व्यवस्था में सुधार किया गया। राजस्व और व्यय की नीतियों में जो सुधार किया गया, राजकोषीय नीतियां कहते हैं जिसमें हम आमदनी और खर्च का क्या रखते हैं, लेखा जोखा रखते हैं। दूसरे शब्दों में वह नीतियां जिससे सरकार का राजकाज चलता हो, राजकोषीय नीतियां कहलाती है। कर में दो वर्गों में बांटा गया कर को। एक तो प्रत्यक्ष कर जिसे हम डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। डायरेक्ट टैक्स कौन सा होता है, डायरेक्ट टैक्स बोल रहा हूं, टैक्स गला खराब है थोड़ा। डायरेक्ट टैक्स होता है यानी प्रत्यक्ष कर। जैसे मान लीजिए कि आपकी आज तो आपकी कोई संपत्ति नहीं है, आपकी आज कोई आय नहीं हो रही है, लेकिन जैसे ही आप गवर्नमेंट कर्मचारी बनोगे ना, तो आपकी मंथली जो है मान लीजिए 50,000 रुपए सैलरी है कि नहीं है। तो 12 महीने के कितने हो गए, 12 5 60, 6 लाख रुपए हो गए ना। 6 लाख रुपए आपकी सैलरी हो गई और टैक्स में छूट मान लीजिए आपको 5 लाख तक मिलती है, तो आपको फिर 6 लाख रुपए पर क्या भरना पड़ेगा, आयकर देना पड़ेगा। आपको आयकर देना पड़ेगा, इनकम टैक्स देना पड़ेगा सरकार को। तो इनकम टैक्स किस में आएगा, डायरेक्ट कर में आएगा। क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे आपसे, आपसे इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि एक अध्यापक जो कि मंथली सैलरी लेता है और उसको हर साल अपना एक टैक्स भरना पड़ता है, तो अध्यापक किस प्रकार का टैक्स भरता है, संपत्ति टैक्स भरता है, आयकर भरता है, या कौन सा टैक्स भरता है, या अध्यापक का जो टैक्स है वो प्रत्यक्ष टैक्स है या अप्रत्यक्ष टैक्स है। यानी अध्यापक जो आयकर देता है, अपनी आय पर कर देना। जितना ज्यादा आप आय करोगे उतना ही ज्यादा आपका टैक्स होगा, टैक्स बोल रहा हूं फिर गलती से, टैक्स होगा। जितना ज्यादा आपकी आय होगी उतना ही ज्यादा आपको टैक्स चुकाना पड़ेगा। तो मैं तो चाहता हूं कि आपका लाखों रुपए का टैक्स हो साल का, आपको 50 लाख रुपए टैक्स भरना पड़े। आप भी ऐसा चाहते हो क्या? बिल्कुल चाहता हूं। मैं तो चाहता हूं कि मेरा खुद का जो टैक्स है वो करोड़ों रुपए हो, लाखों रुपए हो, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति जितना ज्यादा टैक्स भरता है इसका अर्थ है कि उतनी ही उसकी क्या है, आमदनी है। लेकिन सरकारी सेवा में ऐसा नहीं हो सकता है मेरे भाई। सरकारी सेवा में आपका फिक्स जो है वो सैलरी होता है और फिक्स ही आपका क्या होता है, टैक्स होता है ना। इनकम टैक्स हो गया, संपत्ति कर हो गया, प्रॉपर्टी टैक्स कहते हैं इसको। ये सारे क्या है, डायरेक्ट टैक्स होते हैं। टेक्स्ट क्यों आ रहा है बार बार में नाम, ये डायरेक्ट टैक्स होते हैं और इनको आप अन्य व्यक्ति पर टाल नहीं सकते। यानी आप ये नहीं कह सकते कि भाई जी मेल लो टैक्स है ना, तू मौन पाले ले गए, है ना, हम ऐसा नहीं कह सकते। ये डायरेक्ट टैक्स होते हैं। दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स, अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर कौन सा होता है, जैसे सेवा कर।
जैसे कि वेट, जैसे कि बिक्री कर। जैसे आप मान लीजिए कि कोई जूते लाने गए और जूतों पर वो कहेगा कि जी इस पे इतना रुपए का जूता है, इतना प्रतिशत आपका टैक्स लगेगा। हर प्रोडक्ट जो हम खरीदते हैं उस सब पर हमारा टैक्स लगता है। आपके फोन, मोबाइल, ब्रेड, बिस्किट, जितना भी आप प्रोडक्ट खरीदते हैं सबके ऊपर टैक्स लगा हुआ आता है। लेकिन वो टैक्स जो है वो टाल दिया जाता है। जो कंपनी बनाती है वो कह देती है कि कौन टैक्स चुकाएगा। जैसे कि एक बिस्किट की कंपनी है, जैसे कि मैं आपको सेल टैक्स की बात करता हूं, तो कंपनी ने यहां प्रोडक्ट बनाया, कंपनी ने किस पे डाल दिया? व्यापारी पर डाल दिया। व्यापारी ने जो है वो थोक व्यापारी पे डाल दिया। थोक ने जो खुदरा पे डाल दिया कि खुदरा व्यापारी भरेगा। और खुदरा ने जो है कस्टमर से लिया। किससे लिया? ग्राहक से। तो अंततः टैक्स किस पे आया? ग्राहक पर आया। तो ये क्या है? सेल टैक्स है। इसे हम कहते हैं अप्रत्यक्ष कर, जिसको हम एक दूसरे पर टाल सकते हैं। लेकिन याद रखना, जो अंतिम उपभोक्ता होगा उसको वो टैक्स चुकाना पड़ेगा। जैसे कि बिक्री कर, सेवा कर और वैट। आजकल पहले वेट चलता था, आजकल क्या चलता है? जीएसटी चलता है। और ये जीएसटी भी दो प्रकार का होता है, एक सेंट्रल जीएसटी और एक होता है आपकी स्टेट जीएसटी, है ना। तो दोनों टैक्स आपको चुकाने पड़ेंगे। फिर आता है राजकोषीय नीतियों में आर्थिक सुधार किए गए। इनमें क्या किया गया? व्यवस्था में सुधार किया गया। एक तो जो टैक्स की प्रणाली थी वो सरल कर दी गई। जैसे आपने एक मूवी देखी थी, नायक मूवी आई थी, अनिल कपूर और अमरीश पुरी थे उसमें। और अनिल कपूर जो है एक दिन के सीएम बने थे, है ना। तो उसने क्या किया था? टैक्स की प्रणाली को सरल करा और उसने कहा कि ये साइट है, जो जिसका भी इनकम टैक्स बाकी है वो इतने समय में इसमें जो फिल कर दे, यानी इनकम टैक्स भर दे, वरना रेड पड़ेगी। तो टैक्स की प्रणाली सरल कर दी गई। इससे क्या हुआ? लोगों ने टैक्स भरने शुरू कर दिए और टैक्स में छूट दे दी गई। मान लो आज आप 5 लाख रुपए पे टैक्स देते हो, इनकम टैक्स, है ना। इसको अगर ये कर दिया जाए 5 लाख की जगह 3 लाख कर दिया जाए तो आप खुशी खुशी दे दोगे, क्योंकि 3 लाख का टैक्स भी कम होगा। 3 लाख का टैक्स कम होगा। तो इस तरीके की छूट दे दी गई। नेक्स्ट देखिएगा, कर प्रणाली जो कि पहले बहुत जटिल थी, अब उसमें काफी सरल और सामान्य बनाया गया, ताकि सभी लोग जो है वो कर के दायरे में आते हैं वो कर का भुगतान करें। कर की दरों में भी कमी कर दी गई। कमी आई, इस नीति से करदाता की संख्या में भारी वृद्धि हुई और सरकार का राजस्व भी बढ़ा। कर की दर में कमी से बचत को बढ़ावा मिला, जिससे अब लोग स्वेच्छा से अपना आयकर जो है वो विवरण देने लगे। दूसरा आता है निजीकरण। ये हमने उदारीकरण पढ़ लिया। अब बात करते हैं निजीकरण से क्या फायदा हुआ, निजीकरण से क्या क्या निजीकरण में हमने जो है कार्य किए। निजीकरण की चर्चा करते हैं। देखिएगा, निजीकरण क्या होता है? निजी का अर्थ होता है प्राइवेट, यानी प्राइवेटाइजेशन कर देना, यानी निजीकरण कर देना, यानी सारी कंपनियों को प्राइवेट बना देना। तो जब किसी सार्वजनिक क्षेत्र को, जब किसी सरकारी कंपनी को या उसके किसी प्रबंधन को किसी निजी क्षेत्र के हाथों में दे दिया जाता है तो उसे निजीकरण कहते हैं। जैसे आज उदाहरण के लिए बीएसएनएल क्या है? एक सरकारी कंपनी है। रेलवे क्या है? सरकारी कंपनी है। अब मान लीजिए पहले एक बात चली थी कि बीएसएनएल का निजीकरण किया जाएगा। तो निजीकरण दो तरीके से किया जा सकता है। एक तो कंपनी को बेच दिया जाए, जैसे मान लो किसी भी, जैसे अनिल अंबानी है, उसको हमने कह दिया कि भैया तुम बीएसएनएल को खरीद लो, और उसने कहा कि मैं 800 करोड़ में खरीद लूंगा, और हमने उससे 800 करोड़ लिए, कंपनी उसको दे दी, मौज महाराज, अपने को कोई टेंशन नहीं है। दूसरा क्या करा हमने कि कंपनी के कुछ शेयर दे दिए। जैसे हमारी कंपनी के 100% शेयर होते हैं ना, उसमें से हमने कहा कि 40% जो है, यानी हम टोटल कितने कर सकते हैं? 49% शेयर जो है वो किसको दे सकते हैं? बेच सकते हैं। और हमने 49% हिस्सेदारी दे दी प्राइवेट कंपनी को कि भैया तुम चलाओ इसको, 49 तुम्हारा, 51 मेरा। या फिर हमने क्या किया कि ठेके पर दे दिया, प्रबंधन दे दिया, मैनेजमेंट दे दिया किसी कंपनी को कि तुम जो है बीएसएनएल का मैनेजमेंट तुम संभालोगे और तुम लाभ कमाओ और हमें भी लाभ कमा के दो। तो एक तो कंपनी को बेच देना और दूसरा क्या देना? उसमें कुछ हिस्सेदारी देना।
तो इस तरीके से निजीकरण किया जा सकता है। निजीकरण दो प्रकार से हो सकता है, सरकार का सार्वजनिक कंपनी के स्वामित्व और प्रबंधन से बाहर होना, दूसरा सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को सीधे बेच देना। एक तो क्या कर देना, मैनेजमेंट दे देना, और दूसरा कंपनी को ही बेच देना। विनिवेश, किसी सार्वजनिक क्षेत्र में उद्यम द्वारा जन सामान्य को इक्विटी की बिक्री के माध्यम से निजीकरण की विनिवेश कर देना, यानी किसी कंपनी के शेयर जारी करके लोगों में बेच देना। यह भी क्या है, एक तरीके से क्या है, विनिवेश कहलाता है। दूसरा आता है निजीकरण नीति अपनाने का कारण क्या था, हमने निजीकरण क्यों अपनाया, भारत ने निजीकरण क्यों अपनाया? तो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का खराब प्रदर्शन, जितनी भी गवर्नमेंट कंपनियां थी वो काम नहीं कर रही थी ढंग से। जैसे बीएसएनएल की, अगर आपके पास बीएसएनएल, जैसे मेरे पास बीएसएनएल की सिम है, तो मैं एटीएम में जब चला जाता हूं, है ना, कभी कभी पैसे लाने जाता हूं एटीएम में, तो एटीएम में जाने के बाद उसका टावर ही नहीं आता है। अब आजकल आपको पता है कि अगर आप 10,000 रुपए निकालते हो एटीएम से तो आपको वो कोड आता है, तो बीएसएनएल का टावर ही नहीं आता है। तो कोड लाने के लिए मुझे एटीएम से बाहर जाना पड़ता है, फिर बाहर कोड आता है, फिर भाग के जल्दी से कोड डालने पड़ते हैं। तो ऐसी सुविधा प्राइवेट कंपनियों की तुलना में सरकारी कंपनियों की जो सुविधा है वो क्या होती है, कम होती है। एक और देखो आप एक तो जो रेलवे स्टेशन होता है उस पे जाओ, रेलवे स्टेशन पर गंदगी फैली रहेगी, साफ सफाई की ज्यादा ध्यान नहीं रहेगी, है ना, लोग ऐसे ही नीचे सोते रहेंगे। एक आप मेट्रो स्टेशन पे जाओ, मेट्रो स्टेशन जो है, देखो भारत में जितनी भी मेट्रो है वो सारी क्या है, निजी क्षेत्र की है, निजी क्षेत्र की है। मेट्रो एसी वाला होता है, मेट्रो स्टेशन क्या होता है, एसी वाला होता है ना, कहीं गर्मी नहीं लगेगी, चाहे बाहर 60 डिग्री तापमान हो, 50 डिग्री तापमान हो, जैसे ही आप मेट्रो स्टेशन में गए बिल्कुल ठंडा ठंडा कूल कूल। मेट्रो स्टेशन में सारे दिन सफाई चलती रहती है, आपको कहीं तिनका भी नहीं दिखता है। कहीं तिनका दिखता है मेट्रो स्टेशन में कचरा, कि यार ये मेट्रो स्टेशन में आए कचरा। आप मेट्रो स्टेशन के वहां जाओगे टॉयलेट में बिल्कुल चकाचक, रेलवे स्टेशन के टॉयलेट में जाओगे तो आपका जाने का मन ही नहीं करेगा। क्यों, इतना अंतर क्यों है? क्योंकि रेलवे जो है वो सरकारी है, और सरकारी जो कर्मचारी है वो अच्छे काम नहीं करते हैं। और सबसे अच्छा उदाहरण तो सरकार निजीकरण का यह है कि आप गवर्नमेंट स्कूल में जाओगे तो आपको इतनी ज्यादा टिप टॉप व्यवस्था नहीं दिखेगी, और जबकि प्राइवेट स्कूल में देखो आप, सारी व्यवस्था बहुत अच्छे तरीके से होती है ना, होता है कि नहीं होता? तो सरकारी जो कंपनियां हैं वो अपना काम ईमानदारी से नहीं करती है, जिससे उसकी स्थिति खराब होती है, प्रदर्शन खराब होता है। सार्वजनिक क्षेत्र में उद्यमों का रिसाव होता है, लीकेज होती है, चोरी होती है, अकुशलता होती है, भ्रष्टाचार होता है। सार्वजनिक क्षेत्र के लिए पूंजी की कमी होती है, यानी सरकार को फिर इनको पैसा देना पड़ता है कि भैया लो तुम चलाओ यार, कैसे ना कैसे करके कंपनी को, बंद तो मत करो। और सार्वजनिक क्षेत्रों द्वारा उच्च स्तरीय मानदंडों का प्रयोग नहीं किया जाता है। ये सारी चीजें जो है वो, और सार्वजनिक क्षेत्र का उपयोग समाज कल्याण और राजनीति के लिए किया जाता है ना। आजकल जैसे आरोप लगाया जाता है कि सरकार सीबीआई का, ईडी का, इनका उपयोग कर रही है, किस लिए? विपक्ष की पार्टियों के ऊपर दबाव बनाने के लिए, है ना। ऐसा आरोप लगता है कि नहीं लगता है? तो ऐसे ही मान लीजिए सरकार ने कहीं रेलवे के ऊपर अपना प्रचार कर दिया, मोदी जी ने अपनी फोटो लगा दी, तो लोग क्या कहेंगे, विपक्ष की पार्टियां क्या कहेगी कि सरकार तो निजी अपने स्वार्थ के लिए जो है इन कंपनियों का उपयोग कर रही है, रेलवे के ऊपर अपना प्रचार कर रही है ना, कहेगी कि नहीं कहेगी? तो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम में 9 रत्न है। 9 रत्न कौन सी है? यानी 9 कंपनियां हैं जो कि 9 रत्न में आती है ना। जैसे तानसेन वगैरह 9 रत्न थे नहीं, वैसे ही। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, भारत में ऐसे 9 रत्न ये कंपनियों का क्या है, दर्जा है। तो जितनी बेहतर कंपनियां होती है उनकी पूंजी के अनुसार, उनकी आय के अनुसार उनको 9 रत्न इनका दर्जा दिया जाता है। तो भारत में कितनी कंपनियां 9 रत्न में हैं, या निम्न में से कौन सी कंपनी 9 रत्न में नहीं है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन 9 रत्न है, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड 9 रत्न में आता है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ओएनजीसी, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इंडियन पेट्रोकेमिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, विदेशी संचार निगम लिमिटेड, एंड नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन एंड हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये 9 कंपनियां हैं जिनके आप नाम याद रख सकते हो। निजीकरण के लाभ क्या हुए? निजीकरण से एक तो प्रतियोगी वातावरण बना, कंपटीशन आया। जैसे अगर मान लीजिए जियो आया तो हमें फ्री दिया,
और जब जियो ने फ्री दिया तो एयरटेल ने भी क्या किया, अपने रेट बढ़ाए। आप याद करो, जियो के आने से पहले आप यूट्यूब देखा करते थे क्या? याद करो कि जियो के आने से पहले यूट्यूब देखना कितना कठिन था। लगभग 250 रुपए में 1 GB डाटा मिलता था। 250 रुपए का, मुझे याद है, 1 GB डाटा मिलता था 250 रुपए का। और यूट्यूब की हम बात ही नहीं कर सकते थे, देखना बड़ा कठिन होता था क्योंकि नेट बहुत ज्यादा खर्च होता था और पैसे बहुत ज्यादा लगते थे। फिर आया हमारे जीवन में जियो, और जियो ने कहा कि फ्री चलाओ। जैसे ही जियो ने फ्री कहा तो बाकी जो कंपनियां थी, वोडाफोन, एयरटेल, आइडिया, इन सब ने अपनी रेट कम कर दी। क्यों कर दी कम? कंपटीशन बढ़ा। कंपटीशन से जनता को क्या होता है? फायदा होता है। जितना ज्यादा कंपटीशन होगा, कंपनियों के मध्य प्रतियोगिता ज्यादा होगी, तो वो अच्छा प्रोडक्ट बनाएंगे और सस्ते रेट में बेचेंगे। इससे जनता को क्या होगा? फायदा होगा। और उद्यमों की गुणवत्ता में सुधार आता है। निजीकरण उपभोक्ता के जरूरतों के अनुसार काम करता है और उनकी प्रभुसत्ता को प्रोत्साहित करता है। यानी जहां निजी कंपनियां होगी वो ग्राहक बेस्ड होगी, ग्राहक की इच्छा अनुसार कार्य करती है। निजी कंपनियां करती है कि नहीं करती है? नेक्स्ट देखिएगा, निजीकरण उत्पादन में विविधताकरण को बढ़ावा देता है। निजीकरण में स्वहित प्रबल होता है। निजीकरण, देखो, निजी कंपनी किसकी होती है? किसी निजी व्यक्ति की होती है। मान लो मेरी कोई कंपनी है, ठीक है, तो मैं तो ये चाहूंगा कि मुझे ज्यादा से ज्यादा लाभ हो, मेरा ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बिके, और अगर मुझे ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बेचना है तो मैं अच्छा प्रोडक्ट बनाऊंगा। अगर मान लीजिए मेरी कंपनी है तो मैं चाहूंगा कि हर बच्चे को फायदा हो, और हर बच्चे को फायदा होगा तो मैं सबसे अच्छा कंटेंट बनाऊंगा, सबसे अच्छा डाटा बनाऊंगा और आपको दूंगा, तभी तो आप मेरे कंपनी को फायदा होगा ना। तो इसी प्रकार निजी कंपनियां जो है वो ग्राहक को ज्यादा अच्छी सेवाएं देती है, और कंपटीशन होगा तो प्राइस भी कम रहती है। लेकिन अगर यहां से कंपटीशन खत्म हो जाए, मान लीजिए कि निजी कंपनी है और एक ही है, जैसे एक उदाहरण के तौर पर देखिए, राजस्थान के अंदर विद्युत कंपनियां हैं अपनी, है ना, जयपुर निगम, जोधपुर निगम, अजमेर निगम, है ना, है कि नहीं है? इनका एकाधिकार है राजस्थान में। राजस्थान में बाकी प्राइवेट कंपनियां नहीं आई है। जैसे हमारे यहाँ जोधपुर विद्युत निगम, जोधपुर विद्युत वितरण निगम है, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है हमारे पास। अगर हमें लाइट लेनी है, अगर हमें विद्युत चाहिए, तो हमें जोधपुर विद्युत निगम का क्या लेना पड़ेगा? कनेक्शन लेना पड़ेगा। लेकिन मान लीजिए यहां रिलायंस कंपनी आ जाती है, यहां जो है वो और 2-3 कंपनियां आ जाती है कि भैया आपको अगर कनेक्शन लेना है तो आप हमसे कर लीजिए। अब मान लो एक स्थान पर 3 कंपनियां हो गई, तो तीनों में कंपटीशन बढ़ेगा। कंपटीशन बढ़ेगा तो प्राइस कम होंगे। लेकिन अभी हमारे यहाँ केवल जोधपुर विद्युत निगम है, तो वो लेती है 7 रुपए पर यूनिट के। वो कहती है तुम्हें कनेक्शन चाहिए तो ठीक है, नहीं चाहिए तो कटवा दो। अब बंदा कटवा भी नहीं सकता तो पैसे देने पड़ते हैं। अगर वहीं पर 3-4 कंपनियां होती, तो 3-4 कंपनियां होती तो हम अपनी मर्जी से लेते कि भैया तुम्हारे 7 है, इसके 5 हम 5 वाला लेंगे, है ना। तो कंपटीशन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। कंपटीशन के बिना इनका फायदा नहीं होता है। निजीकरण से उद्यमियों को घरेलू और विदेशी वातावरण में कार्य करने को मिलता है, जिससे प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलता है। निजीकरण की कुछ हानियां भी है। क्या हानियां है? इससे समाज के समाजवादी ढांचे को नुकसान होता है। जैसे मैंने बताया ना कि अब निजी कंपनी है भैया, निजी कंपनी है तो वो अपना फायदा देखेगी, जनता के फायदे से उसे लेना देना कम होता है। हालांकि जनता का फायदा होगा तभी कंपनी को फायदा होगा, लेकिन पर पहला फायदा किसका चाहती है? वो अपना फायदा चाहती है। तो इससे समाजवादी जो ढांचा है उसको कहीं ना कहीं क्या होती है? हानि होती है। ठीक है, क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम समाज कल्याण के उद्देश्य से लगाए जाते हैं। निजीकरण से समाजवादी व्यवस्था की व्यवहारिक वैधता समाप्त हो जाती है जब उन्हें निजी हाथों में बेच दिया जाता है, और निजीकरण से बाजार की आर्थिक स्थिति स्वतंत्र रूप से कार्य करने लगती है। बाजार की शक्तियां उन्हें उत्पादों का उत्पादन करती है, उन्हीं उत्पादों का उत्पादन करती है जिनसे लाभ अधिक होता है, और उन्हीं लोगों से उन्हीं लोगों के उत्पाद का उत्पादन किया जाता है जिनके पास खरीदने के लिए साधन है। जैसे मान लीजिए
आप एप्पल का नाम सुने हैं, एप्पल जो फोन बनाती है वो 1 लाख रुपए का आता है, 1.5 लाख रुपए का आता है, 2 लाख रुपए का आता है। एप्पल के जो फोन होते हैं वो महंगे होते हैं। अब मान लीजिए कि आप जो है वो एक सामान्य व्यक्ति हैं और आप चाहते हैं कि मैं एप्पल का फोन लाऊं, लेकिन मुझे तो एप्पल का फोन 10,000 रुपए में चाहिए, तो आपको वो नहीं बना के देगी कंपनी, क्योंकि उस एप्पल जो है उसने अपने कस्टमर निश्चित कर रखे हैं कि जो पैसे वाले लोग हैं, जो धनवान लोग हैं, जैसे नेता लोग, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं या बहुत ज्यादा पैसे कमाने वाले लोग हैं, उन्हीं को मैं अपना कस्टमर टारगेट बनाती हूं। एप्पल जो कंपनी है उसने क्या तय किया कि मैं केवल धनवान लोगों के लिए ही प्रोडक्ट बनाऊंगी, उन्हीं को अपना कस्टमर बनाऊंगी। तो जिनके पास 1 लाख रुपए होंगे, 1.5 लाख रुपए होंगे, वही उस फोन को खरीद पाएंगे। दूसरी तरफ सैमसंग कंपनी है। सैमसंग कंपनी ने कहा कि मैं 1 लाख वाले कस्टमर को भी अपना कस्टमर बनाऊंगी और मैं 1,000 रुपए वाले कस्टमर को भी अपना कस्टमर बनाऊंगी। आप मार्केट में सैमसंग का फोन लाने जाओगे, भाई जी मैंने 1,500 रुपये और फोन दो, तो आपको वो छोटा सा कीबोर्ड वाला फोन दे देगा। आपका बजट 3,000 रुपए तो 3 का भी दे देगा, 5 का है तो 5 का भी दे देगा। तो जो प्राइवेट कंपनी होती है वो अपनी मन मर्जी से काम करती है। अब मान लो एप्पल का फोन नहीं बनता है, बनाता ही नहीं है वो, एप्पल का फोन आपको 10,000, 20,000, 20,000, 30,000 रुपए में नहीं मिलेगा। 20-30 हजार रुपए का फोन नहीं मिलेगा एप्पल का आपको। आपकी मर्जी है लेकिन आप खरीद नहीं सकते हो, या तो आप पैसे ज्यादा कमाओ या फिर सपने छोड़ दो। तो प्राइवेट कंपनियों में यह रहता है कि प्राइवेट कंपनी अपनी मन मर्जी से काम करती है और वो उन्हीं प्रोडक्ट को बनाती है या उन लोगों के लिए प्रोडक्ट को बनाती है जो उनको खरीद सकता है। नेक्स्ट देखिएगा, वैश्वीकरण क्या होता है। वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन, किसी देश की अर्थव्यवस्था को विश्व के अन्य देशों की अर्थव्यवस्था से मुक्त व्यापार के माध्यम से अथवा पूंजी और श्रम की गतिविधियों के माध्यम से एक दूसरे से जोड़ना वैश्वीकरण कहलाता है। इसको ऐसे समझिए कि ये एक लड़का है ए, ये अपने रूम में पढ़ता था, 1 नंबर रूम था इसका। ये लड़का बी था जो अपने रूम में पढ़ता था, और ये सी था, ये पढ़ता था यहां 3 नंबर रूम में। ये डी था, इसका रूम नंबर 4 था, और ये ई था, इसका रूम नंबर था 5। ये पांचों अपने अपने कमरे में बैठ के पढ़ते थे। पहले जब वैश्वीकरण नहीं था तो ऐसी स्थिति थी कि ये पांचों अपने अपने रूम में बैठकर पढ़ते थे। इनको कोई लेना देना नहीं है कि बी क्या पढ़ रहा है, बी को लेना देना नहीं है कि ए क्या कर रहा है। इन पांचों को एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं था और पांचों अपने अपने हिसाब से पढ़ रहे थे। कोई ज्यादा पढ़ पा रहा था, कोई कम पढ़ पा रहा था, कोई घिसी पिटी पुरानी गाइड पढ़ रहा था, किसी को यह भी पता नहीं था कि कैसे पढ़ना है, किसी के पास अच्छे नोट्स नहीं थे, किसी के पास बहुत अच्छे नोट्स थे। फिर एक दिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि यार हम ऐसा करते हैं कि पांचों लोग जो है ना एक साथ मिलकर पढ़ते हैं, पांचों लोग। अब ये पांचों लोग क्या कर गए कि एक साथ मिलकर पढ़ने लगे, एक कमरे में इकट्ठे हो गए। जैसे 2 नंबर के कमरे में आ गए, ए भी आ गया, बी सी डी ई, और पांचों ने बोला कि अपने अपने सामान ले आओ, नोट्स ले आओ अपने अपने, और साथ मिलकर पढ़ते हैं। तो इससे क्या हुआ कि एक दूसरे के नोट्सों का आदान प्रदान हुआ, एक दूसरे के पढ़ने के तरीके का आदान प्रदान हुआ, कमजोर को फायदा हुआ। मेरे जैसे बच्चा कमजोर था, उसके पास साधारण नोट्स थे, वो जब बच्चों के पास गया तो उसको अच्छे नोट्स मिले, अच्छा तरीका मिला। तो इसी तरीके से वैश्वीकरण में सारे देश जो है वो एक दूसरे के साथ मिलकर क्या करते हैं, व्यापार करते हैं, और इससे जो है वो देशों की अर्थव्यवस्था को जो है बहुत ज्यादा क्या मिलता है, फायदा मिलता है। तो ठीक इसी तरीके से जो है वो क्या होता है, वैश्वीकरण होता है। एक दूसरे से जोड़ना वैश्वीकरण कहलाता है विश्व के सभी देशों को। ठीक है, इसमें विश्व की सभी अर्थव्यवस्था अपनी अपनी योग्यता के साथ एक मंच पर आ जाते हैं और एक दूसरे के साथ जुड़ने लगते हैं। एक खुला बाजार मिलता है और आर्थिक निर्भरता बढ़ने लगती है। एक समग्र विश्व को एक बनने या सीमा मुक्त विश्व की संरचना करने का ये प्रयास होता है। आर्थिक सुधारों की मान्यता देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था से निकटतम संबंध होना चाहिए। अगर आप आर्थिक सुधार करना चाहते हैं तो वस्तु, सेवा, टेक्नोलॉजी और अनुभव को बिना रोक टोक विश्व में विनियम किया जाए। यानी जैसे भारत ने कोरोना की दवाई खोजी तो भारत ने यह थोड़ी कहा था कि मैं तुम्हें दूंगा नहीं,
दूसरे देशों को ये कहा था क्या भारत ने कि मैं तुम्हें नहीं दूंगा, दवाई तो मैंने खोजी है, मेरे पैसे लगे हैं, मैं तो केवल मेरे देश वालों को ही दवाई दूंगा। लेकिन भारत ने क्या किया, दवाई बनाई, दूसरे देशों को दी, तो भारत को इससे पैसा मिला, जिनको मोल बेची उनसे, है ना, पैसे में बेची जिनसे पैसा मिला, और विश्व को इससे फायदा मिला कि जिस देश ने अभी कोरोना की वैक्सीन का खोज नहीं किया, उनको वैक्सीन की खोज नहीं करनी पड़ी, उनको सीधे ही वैक्सीन मिल गई। तो इस तरीके से जो है वो क्या होता है कि सेवाओं का, वस्तुओं का, टेक्नोलॉजी का, अनुभव का बिना रोक टोक क्या होता है, एक दूसरे देशों में स्थानांतरण होता है। वैश्वीकरण से संसार के विभिन्न देशों के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था का सहयोग में वृद्धि हुआ। विकसित देशों से पूंजी तथा तकनीक का प्रवाह और बढ़ा, और भारतीय अर्थव्यवस्था में वैश्वीकरण को प्रोत्साहित करने वाली नीतियां, कौन सी नीतियां अपनाई जा सकती है, जैसे विदेशी निवेश की अंश या भागीदारी को और बढ़ाया जा सकता है, जैसे एफडीआई है, एफडीआई को बढ़ाया गया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, जैसे पहले 40% था, अब इसको 51 या फिर 100% करने की बात कही जा रही है। रुपए के आंशिक परिवर्तन करने के लिए, यानी रुपए, इसका अर्थ है कि डॉलर अथवा पाउंड जैसी विदेशी करेंसी को भारतीय विदेशी सौदों के लिए बाजार कीमत पर खरीदना और बेचना, और दीर्घकालीन व्यापार नीति अपनाना, प्रशुल्कों में कमी करना, जो भी शुल्क है आयात से संबंधित, निर्यात से संबंधित, उनको धीरे धीरे क्या करना, घटाना। यानी इस तरीके की नीति हम जो है अपना सकते हैं, जिससे और ज्यादा बेहतर तरीके से क्या होगा, वैश्वीकरण होगा। ये हो गया टॉपिक आपका पूर्ण। आज बताइए आपको समझ में आया कि नहीं आया? दूसरी बार ये टॉपिक करवा दिया आपको, दूसरी बार करवा दिया है मैंने आपसे। आपने तो किसी ने कहा नहीं था कि हमें समझ में आया कि नहीं आया, लेकिन मुझे अंदर से फील हुआ कि मैं अच्छे तरीके से समझा नहीं पाया। तो अब मुझे संतुष्टि है कि इस टॉपिक को मैंने ठीक ठाक समझा दिया है। फिर भी कोई आपको डाउट हो तो आप कमेंट में लिखना, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे जो है मिल जाएगी। अभी के लिए शुभ रात्रि, बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं एक और बेहतरीन सेशन में। क्लास सुबह, अभी तो क्लास हो रही है सुबह 9 बजे, 11 बजे, 2 बजे, 4 बजे और रात को 9 बजे। तो ये लगभग जो है वो 5 क्लासें हो रही है, 9, 11, 2 एंड 4 एंड रात को 9। तो 5 क्लासें डेली हो रही है। अगर आप रीट लेवल फर्स्ट मुख्य परीक्षा और रीट लेवल सेकंड मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो ये चैनल आपके लिए। इतना हम आपसे पूर्णतः वादा करते हैं कि जो टॉपिक आप या जो सब्जेक्ट आप यहां से पढ़ लोगे, इसके बाद आपको कहीं से भी पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। ये हमारी पूर्ण जिम्मेदारी है कि हम आपको बेहतर डाटा करवाएं। और अभी तक हम अपने इस उद्देश्य में सफल हुए हैं। रीट 2021, रीट 2022 में हम अपने उद्देश्य में पूर्णतः सफल हुए हैं, और इस बार भी हमारा पूर्ण लक्ष्य है कि हम सफल हों। और हमारे सारे नोट्स, क्लासेस, सब कुछ आपके लिए निःशुल्क है। तो आइए, पढ़िए और अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। अभी के लिए